तो बजट के बाद खुले बाजार में आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी हावी है। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है और निफ्टी निचले स्तर से करीब 100 अंक सुधर कर कारोबार कर रहा है 23,350 के आसपास। हालांकि अभी भी करीब 125 अंकों के आसपास की नरमी हम निफ्टी में देख रहे हैं और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब गिरावट है 250 अंकों के आसपास की। आज भी जो सेगमेंट चल रहे हैं, हमने बजट वाले दिन यानी कि शनिवार को तेजी देखी थी। कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर स्टॉक्स, ऑटो, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि टैक्स कट में जो राहत मिली है, 12 लाख तक की आय को जो टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इन सेगमेंट की कंपनीज के प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ेगी और इसके चलते यहां पर हम बाइंग देख रहे हैं ऑटो में और कंज्यूमर स्टॉक्स में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे जो कैपेक्स रिलेटेड जो भी शेयर हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, बाकी हम देख रहे हैं कि डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, रोड कंस्ट्रक्शन, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हडको का शेयर 9% टूट गया, सीमेंस के शेयर में करीब 9.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अदरवाइज कंज्यूमर स्टॉक्स का माहौल आज ठीक ठाक है। एक चीज जो इंट्राडे में थोड़ी सी बेहतर हुई है वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। अभी 610 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके मुकाबले करीब 2100 शेयर, यानी कि रेशियो वही है 1:3 का। एक शेयर चढ़ रहा है तो 3 शेयर गिर रहे हैं। तो ओवरऑल जो माहौल है थोड़ी सी कमजोरी का है। लेकिन इंडिया विक्स में हम देख रहे हैं कि शनिवार को हमने देखा था 10% के आसपास की गिरावट आई थी। आज थोड़ी सी उछाल है 2.5% के आसपास का। 14.5 का इंडिया विक्स है तो उतनी चिंता नहीं है, लेकिन बाजार का जो टेक्सचर है थोड़ा सा कमजोर ही लग रहा है। और कह सकते हैं कि जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद कई देशों की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ आए हैं, उसके चलते हुए बाजारों का मूड थोड़ा सा खराब हुआ है। ये बाजार की कुछ बड़ी बातें हैं। नीचे से 100 अंकों के आसपास का सुधार है, 23,350 के आसपास तक के हम बाजार में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, 350 अंकों का सुधार है लोअर लेवल से और 49,250 के आसपास है निफ्टी बैंक। पावर और एनर्जी शेयर में बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। इंडेक्स करीब 3.5% नीचे है और ट्रेड वॉर से मेटल टूटे हैं क्योंकि चाइना पे सीधे उसका इंपैक्ट आ रहा है और चाइना चूंकि मेटल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, उस लिहाज से थोड़े भारतीय कंपनीज के लिए मौके वहां पर कम हो जाएंगे। उसके चलते हम देख रहे हैं कि गिरावट यहां पर है। हिंडाल्को 4% नीचे है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज हम बिकवाली का ही रुख देख रहे हैं। तो ये बाजार की स्थिति है। एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हैं, आदित्य अरोड़ा हैं और रचित खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आदित्य आपसे। लोअर लेवल से रिकवरी तो आ रही है, लेकिन इस रिकवरी पर कितना यकीन करें? क्या आपको लगता है कि जो ये कमजोरी है अगले 1 से 2 दिन में ये बाइंग में तब्दील हो जाएगी, या फिर जो ट्रेड वॉर की जो चिंता है वो बाजार को भी और परेशान करेगी? और इंडेक्स की जरा लेवल आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, बाजार एक कश्मकश में है। जैसे आप देखें, बजट का अच्छा पॉजिटिव स्पिल ओवर है, इसलिए ऑल दो लार्ज कैप्स या फिर इंडेक्स लेवल पे इतनी तेजी नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी रफ्तार और काफी सारे स्टॉक में बाइंग है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार में ज्यादा गिरावट आने नहीं देगा। और नेगेटिव साइड ये है कि ग्लोबल बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है। इंटरनेशनल बाजार आज 2 से 3% डाउन है, तो वो बाजार को प्रेशर दे रहा है और ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, 23,350 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में एक लेवल बेस्ड अप्रोच सही रहेगा। एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। और ब्रेकडाउन के लेवल है, अगर नीचे निफ्टी 23,200 रीच करता है तो बाजार नीचे की साइड जा सकता है और नीचे के फिर लेवल्स खुलेंगे 23,000 और 22,800 के। और ऊपर की साइड अगर एक ब्रेकआउट का हमें वेट करना है तो ऊपर की साइड लेवल्स बन रहे हैं 23,450 के। अगर बाजार 23,450 के ऊपर निकलता है तो एक नई तेजी चालू हो सकती है टुवर्ड्स लेवल्स लाइक 23,750 से लेके 24,000। तो यहाँ पे एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट का दोनों का असर देखने को मिल रहा है। और एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद एक तरफा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस आया है जो कि शॉर्ट कवरिंग के बदौलत आया है। कुछ 12 लाख वाली खबर भी है, उसका भी असर दिख रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मार्केट पे थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर है। अगर आज रुपया कमज़ोर नहीं होता तो कम से कम आज हम बैंक निफ्टी तो हरा निशान देख ही चुके होते। अगर आप 450 पॉइंट के अंदर 2 हिस्सों में बांट दें
तो एक हिस्सा उसमें रुपए का और दूसरा हिस्सा ग्लोबल मार्केट्स का है। अभी भी आप देखें तो 57 पैसे की गिरावट के साथ हम 87 रुपये के आसपास चल रहा है। 87-28 तक भी आज ये लुढ़क गया था। इसको कैसे संभाला जाएगा अभी नहीं पता, कैसे संभलेगा नहीं पता। अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे वो भी नहीं बता पाएगा जल्दी जल्दी। अभी आरबीआई की पॉलिसी में डॉलर रुपी क्वेश्चंस को लेकर अगर कुछ वो बोल दें तो एक अलग बात है। तो भले हम, क्योंकि हम इक्विटीज़ के लोग हैं तो हम बॉन्ड मार्केट और करेंसीज को थोड़ा इन्फीरियर या अलग से होकर सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी करेंसी से ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जो प्रिवेलिंग इकॉनमी है, प्रिवेलिंग ट्रेड्स हो रहे हैं। ध्वनि पटेल, आदित्य अरोड़ा और रचित खंडेलवाल तीनों मेहमान हमारे साथ अखाड़े में भी थे। आई होप आप सबको मज़ा भी आया होगा अखाड़े में, और उम्मीद करते हैं अगली बार भी आपसे कनेक्ट होंगे। रचित, आपसे ट्रेड से कर रहे हैं शुरुआत, जरा बताइए आपके ट्रेड कौन से हैं? देखिए, इस बजट में बहुत बातें हो गई कि डिफेंस में प्रॉब्लम आ गई, इंफ्रा में प्रॉब्लम आ गई, बट एक रियलिटी ये भी है कि डिफेंस की प्रॉब्लम को जितना हम ओवरहाइप कर रहे हैं, मेरी समझ से वो इतना ज्यादा नहीं है। दे हैव सफिशिएंट फंड टू केटर, और ऑर्डर बुक भी इनके पास बहुत अच्छी है फॉर इयर्स टू कम। तो अब इस करेक्शन को मैं एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहूंगा, और पहला ट्रेड जो होगा वो होगा डिफेंस से ही HAL का। HAL करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, और करंट लेवल्स पे आप इसे पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग कॉल है। 3360 का 3360 का स्टॉप लॉस होगा। 3800 3800 के टारगेट के साथ आप HAL में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से करेक्ट किया है एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली देखें कि कहीं ना कहीं बजट भी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप भी हो गया, सारे इवेंट्स हो गए, सारा मार्केट ऊपर नीचे हो गया, बट एक काउंटर है जो कहीं ना कहीं मूव नहीं कर रहा था, और आज हल्का सा उसमें थोड़ा सा टिंकरिंग देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं समझ रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको कमिंग वीक में कोई अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस होगा 1218 रुपए का। 1218 टारगेट होगा 1280। इन दो लेवल्स के लिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। खैर, रिलायंस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, और आप कह रहे हैं कि 1280 तक आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो कम से कम निफ्टी को काफ़ी बड़ा कुशन दे सकता है। खैर, इन बिटवीन अगर आप नीचे देखेंगे टिकर पे तो अलेम्बिक फार्मा के नंबर्स भी आए हैं, और नंबर्स में आप देखेंगे अबीटा घटा, मार्जिन्स कम हुआ। अभी से करीब करीब 3 घंटे पहले डिविस लैब के भी नंबर्स आए हैं, 3 से 4 घंटे पहले। उसका जस्ट उल्टा हुआ है। दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसके मार्जिन्स बढ़े, उसका एबिटा बढ़ा, उसका रेवेन्यू बढ़ा, उसका प्रॉफिट बढ़ा, वो अच्छे से प्ले कर गया। अलेम्बिक फार्मा का मार्जिन्स घटा, मुनाफा घटा, एबिटा घटा, सब कुछ है। अब आप देखो डिविस लैब डेज हाई पे खड़ा है, 3.5% ऊपर। ये जो आप सडन स्पाइक वाला देख पा रहे हैं उसके नंबर्स का है, और ये डेज लो पे है करीब 4% का। दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दोनों के एक साथ नंबर आए। फ़र्क सिर्फ दोनों को दिखाने का एक साथ आपको इसलिए था ताकि आप ये देख पाए और समझ पाएँ। अच्छे नंबर्स लाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे नंबर्स लाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। अब आप डिसाइड कर लो कि इस तरह के मार्केट्स के अंदर किस कंपनी के अच्छे नंबर्स और कैसे इसको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं बैलेंस शीट्स पे नहीं जा रहा, मैं ये भी नहीं देख रहा कि दोनों का बिजनेस कितना है। मैं तो सिर्फ 3 ही पॉइंट उठाए कि आपका बीटा कितना है, आपका मार्जिन्स कितना है, और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स पे दोनों बताने के लिए सफिशेंट है, एक 3% ऊपर और एक 3% नीचे। आगे बढ़े, ध्वनि पटेल से उनके ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। ध्वनि नमस्ते, जरा बताएं आपके ट्रेडिंग कॉल्स। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से यहाँ पे जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी, उसमें सबसे पहला फोकस जो बन रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ बन रहा है। इस खेमे के अंदर आज हमें एक बाइंग एक्शन काफी स्ट्रांगली विटनेस करने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस का काउंटर है, जहां पर चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक अपमूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से खरीदारी करने पे 560 का इसके अंदर टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस 528 का लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो यहाँ पे अगेन कंजम्पशन ही का खेमा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ यहाँ पे नजरिया बनता है, जिसमें नायका का काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। नायका के अंदर करंट लेवल से आप खरीदारी करके चले तो ऊपर की तरफ 185 से 192 तक का यहाँ पे एक टारगेट बनता है, और स्टॉप लॉस आपको 172 का लगा के रखना है। आपकी तरफ से भी 2 ट्रेड दिए गए हैं, अमूमन दोनों बाय के ही ट्रेड है, और थोड़ा सेलेक्टिव होइएगा। एक और चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी सभी शेयर्स हैं जो ध्वनि ने भी आपको बताया, रचित ने भी आपको बताया,
अमूमन सारे फैंसी काउंटर्स हैं, होते ही हैं, तो आप ज़रा एवरेज वगैरह ना करना। ऐसा नहीं कि मैंने पोस्ट बजट प्री बजट लिया था, मैं पोस्ट बजट ले लेता हूँ, सर का कुछ और रुख होगा, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट अपने रिदम से चलेगा। और मैं एक पॉइंट और बोल देता हूँ, अच्छे से पकड़ के बैठो स्टॉक्स को, थोड़ा डिले इम्पैक्ट है। अगर ब्रेकआउट इस बार हुए ना तो बहुत ज़ोर से होंगे और बहुत बढ़िया वाले होंगे, तो बस थोड़ा सिट टाइट एंड बाय राइट, ये इसी कंसेप्ट पे चलो आप। आदित्य अरोड़ा, आपके ट्रेडिंग कॉल सर। आदित्य, आवाज आ रही है आपको? टिप्पी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बट मैं थोड़ा सुनने सा की ग्लिच कोशिश है, बट करोगे मैं आप, ठीक assume है। कर रहा तो हूँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर कि देता हूँ, आपके ट्रेडिंग कॉल्स, अगर आपको आवाज आ रही है तो। जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग पिक्स मुझे जी शेयर जी, करने हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अपने ट्रेडिंग पिक्स शेयर कर देता हूँ। मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा भारती एयरटेल पे। ये स्टॉक ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस और रेजिलियंस दिखाया है। मुझे लगता है आज भी वॉल्यूम के साथ अच्छा एक्यूमुलेशन इसमें देखा जा रहा है, तो इसको बाय किया जा सकता है 1653 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1605 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 1705 से लेके 1715 के। अच्छा, एक ही दे रहे हो आप ट्रेड, भारती एयरटेल सिंगल वन? ओह ठीक है, भारती एयरटेल, खैर उन तक आवाज़ भी थोड़ा मुश्किल से पहुंच रही है। अभी तक आप एक काम करो, एक ट्रेड नोटिस कर लो उनका, भारती एयरटेल है, इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ चुका है, तो कुछ बड़े नाम्स भी दिख रहे हैं। ये एकुमुलेशन के नाम है, इकट्ठे करने के नाम है। अगर आपने पहले भी ले रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं ले रखे तो अभी भी लिए जा सकते हैं। सब कुछ चंगा सी टाइप लग तो रहा है मार्केट के अंदर, बस थोड़ा रुपए की जो वीकनेस है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। एक काम करते हैं, जरा फटाफट से कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, यानी कि आज के शेयर्स लॉन्ग साइड वाले, फिर कुछ लिंक्स भी आपके सामने रखेंगे और कुछ ट्रेड भी आपके सामने होंगे। ठीक, आप पहले ब्रेकआउट शेयर्स चेक करते हैं। वोल्टास उस दिन तो नहीं चला, बट आज बढ़िया कंजम्पशन का प्ले है। रचित, आपकी रिकमेंडेशन वोल्टास। देखिए वोल्टास, आपको मैं एक चीज और, मतलब इट वाज ऑफ कोर्स नॉट माय कॉल, बट आपके चैनल के माध्यम से ही एक और एनालिस्ट ने शेयर करी थी, तब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं था, बट द वे इट हैज मूव्ड और टेक्निकल ग्राउंड्स पे अच्छा लग रहा है, और मैं समझता हूं अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टीम बची है, और 1460 के लेवल्स आपको नियर टर्म में इसमें बहुत आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं जहां पर डिस्क्रिशनरी स्पेंड हो सकता है, वहां पे आज हम अच्छा उछाल देख रहे हैं। 5.5% की तेजी वोल्टास के शेयर में है और डे हाई के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आज के आईसीसी डायरेक्ट के पंकज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत शुक्रिया। बजट के बाद आपसे पहली बार बात हो रही है। एक बार ना आपसे व्यू लेना चाहेंगे पंकज जी बजट पर, और बजट के बाद अब अगर मान लीजिए किसी को सेक्टर चुनना हो, क्योंकि चीजें बदल गई हैं और दो खेमों में बाजार बटा हुआ दिख रहा है। एक कंजम्पशन वाला खेमा जहां पर हम थोड़ी बाइंग देख रहे हैं, और दूसरा केपेक्स वाला जहां पर थोड़ी सी निराशा है। हालांकि केपेक्स घटा नहीं है, बढ़ा ही है, बट फिर भी जो उम्मीदें थी शायद वो पूरी नहीं हुई सरकार की तरफ से, और उसके चलते पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, ये तमाम शेयरों में बिकवाली हो रही है। अब किसी को प्लान करना हो सर, तो आपके हिसाब से बाजार में जो बढ़िया आकर्षक मौके हैं, कौन से सेक्टर्स में बनेंगे वो? जी शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए बजट में दो क्लियर चीजें थी। एक तो फिस्कल प्रूडेंस के हिसाब से सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट है 4.4% रखा, एंड दूसरा जो टैक्स बेनिफिट दिया है उससे डेफिनेटली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को हेल्प मिलने वाली है। आई थिंक ओवरऑल जो कैपेक्स ओरिएंटेड थीम है, देखिए वो हालांकि ऑप्टिकली लगता है कि ये नंबर कम है, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आप प्रीवियस स्पेंडिंग पैटर्न देखें तो उसके हिसाब से एलोकेशन ठीक है, बिकॉज पिछले आपने 9 महीने में करीब 7 लाख करोड़ के हिसाब से ओवरऑल केपेक्स स्पेंड किया है। अगले आप 15 महीने में करीब 1 लाख करोड़ पर मंथ के हिसाब से करीब 15 लाख करोड़ खर्चा करने वाले हैं। तो दैट वे बहुत नेगेटिव नंबर नहीं है, बट यस सेंटिमेंटली थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया है, और फ्राइडे सैटरडे को भी किया था और आज भी किया है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली अगर आप 5-7 साल का बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली थीम रहने वाली, बिकॉज वही एक एरिया है जहां पे आप 100 रुपए खर्चा करते हैं तो आपको 300 रुपए जीडीपी में उछाल मिलता है, एंड कंपेयर टू दैट जो कंजम्पशन साइड है, आई थिंक वहां पे आप 100 करते हैं तो 100 से ज्यादा आपको मिलता नहीं है। क्योंकि नियर टर्म एक कंसर्न था कि आपके कुछ पॉकेट्स में कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, तो उसकी वजह से सरकार ने ये कदम लिया है। बट मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में या नियर टर्म में कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स को डेफिनेटली एक फायदा मिलने वाला है, अपर एज है।
बट बहुत वीकनेस अगर आपको केपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में दिखती है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए पैसा वहीं डालना चाहिए ना। अगर आप कंजम्पशन ओरिएंटेड में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके मैं एफएमसीजी सेगमेंट को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मानता, बिकॉज इससे कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ रिवाइवल नहीं होगा। बट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली ऑटो एक बड़ा सेक्टर निकल के आता है। इनफैक्ट ऑटो के नंबर्स काफी अच्छे थे, जैसे कि एमएनएम के नंबर्स काफी अच्छे थे। प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस है, वहां पे भी हमें लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन को हेल्प मिलने वाली है। प्लस आपके जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, एंटायर होटल एज अ पैक है, वो काफी अच्छे लगते हैं। प्लस लाइफस्टाइल फैशन या फुटवेयर में जैसे आपके पास में बाटा हो गया, कैंपस हो गया, ये सब कंपनीज, और लग्जरी एंड ज्वेलरी वाले जो सेगमेंट्स है, चाहे जिसमें टाइटन आ जाता है, आई थिंक ये एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर एक और मैं सेक्टर ऐड करना चाहूंगा तो टेक्सटाइल काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कि एक सेगमेंट अच्छा कर रहा था, वो सिर्फ टेंड कर रहा था क्योंकि वैल्यू फैशन बाइंग लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक सेगमेंट है जो कि मेरे हिसाब से बेहतर कर सकता है। नियर टर्म में यस कंजम्पशन को अपर हैंड है, बट मेरे हिसाब से बहुत वीकनेस होता है तो केपेक्स रिलेटेड से बेहतर सेक्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए बहुत ही कायदे की बात कही है पंकज जी ने कि आपको ना अगर कंजम्पशन में भी अगर चुनना है ना तो आपको बहुत सावधानी से चुनना पड़ेगा। एफएमसीजी में उतने बेहतर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो डिस्क्रिशनरी वाले हैं, मतलब जहां पर लग्जरी स्पेंड होते हैं, ज्वेलरी हो गए या फिर ऑटोमोबाइल हो गए, इस टाइप के सेगमेंट में आपके लिए बेहतर मौके बन जाएंगे और टाइटन को उन्होंने एक विकल्प के तौर पर बताया भी। वैसे टाइटन के नंबर कल आएंगे और टाइटन के साथ साथ एशियन पेंट्स के भी नंबर आएंगे कल। इन दोनों नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशियन पेंट्स की बात पहले करते हैं कि इसके नंबर को लेकर उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि ये भी कंजम्पशन वाला प्ले है। क्या थोड़े सुधार की उम्मीद करें नंबर्स में, फोकस कहां पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं। रविंदर बताइए, एशियन पेंट्स क्या उम्मीदें हैं और किस तरह के आंकड़े कंपनी पेश करेगी? एशियन पेंट जो है अपनी तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस करने वाली है और स्ट्रीट जो है रेवेन्यू 8,903 करोड़ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर बात करें पैट की तो पैट में जो है 1144 करोड़ पर देखने को मिल सकता है, जो कि डाउन है 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन भी जो है 18% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक वीक सेट ऑफ नंबर देखने को मिल सकता है एशियन पेंट का Q3 FY25 में। और जो फैक्टर्स है इस वीक नंबर्स के लिए, जैसे कि वीक फेस्टिव सीजन, कंज्यूमर डिमांड जो वीक रही है स्पेशली इन अर्बन एरियाज, और अनफेवरेबल वेज के चलते मार्जिन में भी जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और वॉल्यूम में भी जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी सबड्यूट देखने को मिल सकती है। अब कुछ ऐसे फैक्टर है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है डिमांड आउटलुक, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, ग्रॉस मार्जिन ट्रेंड और अर्बन कंजम्पशंस पर। ठीक है, तो कमज़ोर त्योहारी सीजन रहा है और ये हमें देखने को मिलेगा नतीजों के ऊपर भी। आज हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट है, मुनाफा वसूली के लिए ज़्यादा बेहतर हुआ क्योंकि ये शेयर चले थे शनिवार को, लेकिन आज 3% के आसपास की गिरावट एशियन पेंट्स में नतीजों से पहले। एक ज़रा व्यू ले लेते हैं आदित्य, एशियन पेंट्स का ज़रा चार्ट चेक करके बताइए। वैसे काफ़ी जिगजग इसके आंकड़े दिखेंगे चार्ट पर, आप बताइए करना क्या है एशियन पेंट्स में? बिल्कुल, देखिए एशियन पेंट बहुत समय से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और सेल ऑन राइज का ये एक अच्छा कैंडिडेट रहा है। जैसे हमने बजट के दिन इसमें तेजी देखी तो रेजिस्टेंस 2400 के आसपास यहाँ पे वापस एक सेलिंग देखने को मिल गई। तो स्टॉक स्टक है, एक अपसाइड अचीव करने के लिए स्टॉक एक तो स्टक है। फंडामेंटली मार्जिन्स इस कंपनी के लिए स्क्वीज हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए मार्जिन घटते दिख रहे हैं और इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए फंडामेंटली एक तो इसके लिए वीकनेस बन रही है। सेकंड, टेक्निकली 2400 के ऊपर ये स्टॉक निकले तो तेजी का नजरिया बनाना चाहिए, अदरवाइज इसमें एक न्यूट्रल साइडवेज मूव चलता रहेगा। तो एक ब्रेकआउट का वेट करें एक बड़ी तेजी बनाने के लिए। 2400 के ऊपर अगर निकला तो फिर तेजी की शुरुआत होगी, अदरवाइज ये साइडवेज रहेगा या फिर कमजोर रहेगा शेयर। ये 2300 रुपए के नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 3% के आसपास की गिरावट आज है। लेकिन चलिए ये भी जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करके कमाई के मौके कहां पर बनेगा। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो, थैंक यू सो मच। बताइए आज कहां पर आपकी नजर है, पैसे ऑप्शंस में कहां पर बनेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। जी ओवरऑल देखिए मार्केट का आज मूड माहौल थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक है, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो स्टॉक पसंद है वो इंडियन होटल्स है। इंडियन होटल्स में लगातार दूसरे दिन एक बाइंग इमर्जेंस देखने को मिल रहा है एंड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर पूरे दिन सस्टेनेंस दिखाया है।
तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकता है। सो इंडियन होटल्स के 820 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 19 से 20 रुपीज के प्रीमियम में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 14 रुपए का एंड एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 32 रुपीज का। तो एक लॉट पे मैक्सिमम जो रिस्क है वो 6000 का है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो नियर अबाउट 12,000 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इंडियन होटल्स की कॉल है और 19 से 20 रुपए के बीच में आपको लेनी है। 12,000 का टारगेट और 6,000 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशु, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया। छोटा सा ब्रेक लेना है क्या? ब्रेक ले लें, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर हम एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर एक अटैम्प्ट तो हो रही है कि जितना कम से कम हो पाए उतना डैमेज हो। जैसे 49,200 को मेंटेन हो गया बैंक निफ्टी, वो कोशिश कर रहा है अब इससे ज़रा नीचे ना जाए। निफ्टी 23,350 के आसपास आके रुका है। सुबह यही लेवल हमने आपको नोटिस कराए थे कि ये दोनों लेवल्स ना टूटे, मैनेज हो जाए तो काफ़ी हद तक जो टैरिफ का दिक्कत है वो निपट जाएगी। सुबह क्वेश्चन ये था कि टैरिफ वर्सेस टैरिफ में कौन सा टैरिफ जीतेगा, यानी कि कौन सा टैक्स जीतेगा। हमने कहा जो भारत का 12 लाख रुपए वाला है वो जीत सकता है। अभी तक जो फॉरेन का टैक्स है उसका कुछ ज़्यादा दबाव मार्केट्स में दिख नहीं रहा। हाँ, करेंसी वीक नहीं होती तो मैं आपको जैसे सुबह से ही बात बता रहा हूँ, शायद आज मार्केट की तस्वीर भी आप अलग तरीके से देखते हैं। बट फिर भी इंडिया विक्स का घटना, मार्केट्स का ठीक हो जाना, ये इंडिकेट कर रहा है कि 2-4 दिन में हो सकता है शॉर्ट स्क्वीजिंग मार्केट के अंदर आ जाए। 12% एफआईज होल्डिंग है। पोस्ट बजट और प्री पॉलिसी मुश्किल है टिकाना इस तरह के मार्केट्स को। खैर एनी हाउ, कुछ चीज़ों को और हम थोड़ा एलोबरेट करके थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएल के अंदर 3-4 दिन से अच्छी बढ़त है। जरा 4 दिन या 3 दिन के चार्ट दिखाना यूपीएल के। रचित, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए अब। देखिए, जिस तरीके से मार्केट की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रही है। मगर आप एक चीज और देखिए कि कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। ये जो टैरिफ वॉर है उसके चलते केमिकल को थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके चलते अभी बुक करने की बजाय मैं आपको एक दूसरी स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर लूंगा कि आप इसमें अराउंड 606 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन, इफ यू ऑलरेडी हैव इट एंड यू आर इन प्रॉफिट, 606 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करके रखें। मैं समझता हूं अभी ये और थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ दिखा सकता है एंड और 668 के लेवल्स आपको इस काउंटर में हो सकता है इस हफ्ते देखने को मिले, क्योंकि जो टैरिफ वॉर कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव है, इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पंकज पांडे भी हमारे साथ है। पंकज भाई नमस्ते, आप पेटीएम ट्रैक करते हो क्या आपकी लिस्ट में? पंकज, पेटीएम न्यू एज कंपनी हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। आउट कर दो, ठीक है, मैं फिर आपसे नहीं पूछता ये। आप फिर एक काम करो, मेरे को ये बताओ, ये सीमेंट और स्टील वाली कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट होगा? कैपेक्स बढ़ा तो नहीं बट घटा भी तो नहीं, और दूसरा भाई 10 लाख 11 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है, कैपेक्स के नाम पे खर्च तो करो। पिछले साल तो खर्च ही नहीं हुआ था, चुनाव थे, पहले इंडिया में थे फिर बाद में यूएस में रहे। जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें तो 60-65% जो डिमांड आता है वो हाउसिंग से आता है एंड कहीं ना कहीं ये जो टैक्स ब्रेक है डेफिनेटली हाउसिंग के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वो डिमांड पर्सपेक्टिव से वो टेकन केयर है। बाकी जो 30-35% है वो सरकार के केपेक्स द्वारा ड्राइव होता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत खराब नंबर नहीं है। हालांकि सेंटिमेंटली सीमेंट में चीजें और भी नेगेटिव रही हैं कि प्राइसेस आपके 1 ईयर लो पे रहे हैं, बट जैसा इस क्वार्टर के बाद में देखा गया है कि इन जनरल कमेंट्री बेहतर है। जो जनवरी में कंपनी ने प्राइस हाइक ली थी वो अभी तक सस्टेन कर रही है, तो Q4 डेफिनेटली बेटर एक्सपेक्टेड है एंड आगे जाके उम्मीद करूंगा मैं कि आपके जो प्राइसिंग सिनेरियो बेटर हो जाएगा। तो सीमेंट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा लगता है। आई थिंक स्टील में क्योंकि काफी सारे डेवलपमेंट्स हैं, हालांकि ओवरऑल जैसे JSW ने अपने कमेंट्री में बताया था कि आपको बजट के बाद में हो सकता है कि सरकार एक सेफगार्ड ड्यूटी ला देगी एंड इनका जो प्राइसिंग बेनिफिट होता है वो बॉटम लाइन पे काफी अच्छा निकल के आता है। बट क्योंकि अभी हम ये टैरिफ वॉर में गए हैं तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसे निकल के आती है। तो स्टील थोड़ा, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी है, प्रॉब्ली वहां पे पर्सपेक्टिव क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से सीमेंट स्टील रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बेहतर है। स्टील में अगर आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी है, 7 से 8% है। इट इज जस्ट दैट की प्राइसिंग, क्योंकि चाइना की वजह से काफी डंपिंग हो रही थी, तो प्राइसिंग 4 ईयर लो पे है, जिसकी वजह से स्टील स्टॉक्स में आपको कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं मिला है। अगर सरकार इस मंथ में कुछ मेजर अनाउंस कर देती है, मेरे हिसाब से स्टील सेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा।
स्टील सेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हैं, लेकिन एक सेक्टर जहां पर पिटाई तेज है वो है कैपिटल गुड्स। आप देखिए एल&टी जैसा शेयर मतलब दिग्गज है, 5% टूट जाए। आप सीमेंस को देखिए, वहां पर 10% के आसपास की गिरावट हो गई है। तो यहां पर तगड़ी पिटाई चल रही है। पंकज सर, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या लेने का ये समय हो गया है क्या, ये कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर है, या फिर थोड़ा और वेट कर लें। लेकिन उसके पहले जरा ये बता देते हैं दर्शकों को कि बजट के बाद जो बाजार की जो जाने माने दिग्गज हैं, जिनको आप ईटी न्यूज़ स्वदेश पर देखते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से भी आप देखते होंगे, जिनकी बात पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनका व्यू क्या है और वो किन सेक्टर्स को लेकर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। 4-5 एक्सपर्ट से हमने बातचीत की है, वल्लभ भंसाली, मधुसूदन केला, प्रशांत जैन, हिरेन वैद। इनके व्यूज क्या हैं बजट को लेकर और फिर बाजार को लेकर, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या की टेकअवेज निकल के आए हैं? जी बिल्कुल, बजट के ऊपर जो दिग्गज हैं उनकी विशेष टिप्पणी आई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा वल्लभ बंसाली जी का, जो चेयरमैन है इनाम ग्रुप के। उन्होंने कहा है कि जो टैक्स की राहत देखने मिली है वहाँ से कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियों को फ़ायदा देखने मिल सकता है। वही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स पर जोर से जो है जॉब क्रिएशन भी हो सकता है। तो इस पे जो एक बुलिश नज़रिया इनका बनता है। और याद रखिए, घटती दरों के कारण जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स है और क्रेडिट ग्रोथ के बीच में बैंकों पर नज़र होनी चाहिए। और आखिर में ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी आने की भी उम्मीद है। तो ये जो है टोटल व्यूज़ जो है बाजार के दिग्गज वल्लभ बंसाली का बनता है। वही मधुसूदन केला मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि जो ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उस पर सरकार की मजबूत फोकस है और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो आप कह सकते हैं वित्तीय अनुशासन है उसका भी जो है ख्याल रखा गया इस बजट में। इसके अलावा भारत की लंबी अवधि में रिटर्न को लेकर चिंताएं अभी भी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई सेक्टर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो है अभी मिलने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है टेकअवेज यहाँ पे देखने मिल रहा है। वही प्रशांत जैन के बारे में बात करें, जो 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रमोटर हैं, उन्होंने कहा है कि टैक्स में राहत से जो स्टेपल्स हैं उनके बजाय डिस्क्रिशनरी से ज़्यादा फ़ायदा देखने मिल सकता है। वही मैन्युफैक्चरिंग शेयरों पर वैल्यूएशन घटने से जो है सतर्क नज़रिया भी बनता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि बैंक, मैन्युफैक्चरिंग और स्टेपल्स के लिए एक मजबूत मार्जिन जो है आगे देखते हुए मिल सकता है। तो ये जो है नज़रिया प्रशांत जैन जी का देखने मिल रहा है। और आखिर में हिरेन वैद, जो कि एल्केमी कैपिटल के प्रमोटर है, उन्होंने भी कहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी अब नए भरोसे वाले क्षेत्र हो गया है। वही रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर को फ़ायदा भी मिलेगा। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है लंबी अवधि के ग्रोथ जो है कायम रहने के जो है अभी भी भरोसा कायम है। क्या शरद, तो ये हमारे जो दिग्गज जो एक्सपर्ट्स हैं कैपिटल मार्केट के, उनकी तरफ से ये राय निकल के आई है। पंकज सर, ये मैं कैपिटल गुड्स वाली बातचीत कर रहा था आपसे। देखिए कैपेक्स, जैसे कि डिम्पी कह रहे थे कि नहीं, अगर बढ़ा नहीं है तो कम भी तो नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। और 11 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स तो ही 11.25 लाख करोड़ रुपए का। तो ये निराशा क्यों है? दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट को कम करके ये संकेत भी दे दिया है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कैपेक्स को बढ़ाए। तो ये जो डिप आ रहा है इन स्टॉक्स में, एल&टी हो गया, सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, या फिर बाकी पावर में, पीएसयूज में, ये डिप क्या अकुमुलेशन का मौका है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी विद इन कंजम्पशन ही फोकस करना डिस्क्रिशनरी वाले स्पेस पर? तो देखिए, इसमें 2-3 चीजें। एक तो ये कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है पिछले कुछ सालों में सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ड्राइव हो रहा था, एंड एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इंप्रूव होगा। तो ये साल थोड़ा जो केंद्रीय सरकार का जो केपेक्स है वो थोड़ा तो मॉडरेट हुआ है कंपेयर टू जो एक सेंटिमेंट था। एंड दूसरा ये कि क्योंकि आपका भी आप टैरिफ वॉर में चल रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है वो शायद इतनी जल्दी रिवाइव नहीं हो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर देखेगा कि ये टैरिफ वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसको कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटली वो एक नेगेटिव हो जाता है। एंड मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस हो सकती है कि कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में आपको नजर आए। बट स्ट्रक्चरली हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, जो जॉब क्रिएशन है वो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहने वाला है, एंड बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए आप जॉब क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल सेंस मुझे लगता है कि ये वीकनेस में बिल्कुल बाय करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जब आप फिस्कल प्रूडेंस में जाते हैं, आप कम आप अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं, आई थिंक उसका जो एक लॉन्ग टर्म फायदा ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कट मिल सकता है, जो कि जिसकी उम्मीदें बढ़ गई हैं आरबीआई से, एंड उसका फायदा पूरा ओवरऑल केपेक्स साइकिल को मिलता है।
तो कहीं ना कहीं यस नियर टर्म में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर केपेक्स का ऑलरेडी डाउटफुल कैटेगरी में थे एंड प्रॉब्ली इंटेंसिटी शायद और भी कम हो, बिकॉज ओवरऑल केपेक्स ओवरऑल टैरिफ और चल रहा है, प्लस आपकी जो सरकार के केपेक्स था वो भी थोड़ा सा हल्का सा कम है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एक सेंटिमेंटली नेगेटिव हमें स्टॉक्स में दिख रहा है, जो कि कुछ समय तक मेंटेन रह सकता है। मेरे हिसाब से इस वीकनेस में बाय करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक लॉन्ग टर्म में सरकार बहुत क्लियरली जानती है कि बिना जॉब क्रिएशन आप ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जो 7-8% का ग्रोथ का एस्पिरेशन है। तो आई थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे ही आना पड़ेगा। बट यस, अभी ठीक है कि आपका थोड़े चैलेंजेस चल रहे हैं और ग्लोबल वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए ये सब चीजें अभी थोड़ी बैक सीट में है। ये व्यू हो गया आपके लिए। एक शेयर कंज्यूमर फाइनेंस की दिग्गज बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप गेनर है और कमजोर माहौल में भी हम देख रहे हैं कि टैरिफ और वगैरह वाली चिंता है, लेकिन ये अपने ट्रिगर के चलते चल रहा है कि अगर खर्चे अगर होते हैं, लोग अगर स्पेंडिंग पर जोर देते हैं तो उसका बेनिफिशियरी कहेंगे बजाज फाइनेंस भी होगा, फिर लोग लोन के लिए भी जाएंगे, लोन लेके भी खर्च करेंगे। बजाज फाइनेंस के शेयर पर एक बार ध्वनि आप व्यू दीजिए। 5% की शानदार तेजी आज हम शेयर में देख रहे हैं और डे हाई के आसपास ही होना चाहिए। यहां से आप क्या टारगेट देख रही हैं और क्या नई तेजी की पोजीशन बना सकते हैं इस शेयर में? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर अभी फिलहाल की जिस अपमूव चल रही है उसके चलते हुए फ्रेश पोजीशंस का अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो स्टॉक जो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था उसी रेंज को वापस से यहाँ पे ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो स्टॉक को ऊपर की तरफ 9000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट हाल फिलहाल में फ्रेश पोजीशंस के लिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप होल्ड करके चले और अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे बनता है 8000 के लेवल्स के पास। 8000 का लेवल सस्टेन करते हुए अगर कल के सेशन में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 9000 का टारगेट इसके लिए बनता है। बट आज फिलहाल के लिए कोई पोजीशन ना बनाए, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको होल्ड करके रखें। तो बजाज फाइनेंस बकायदा आज भी डेज हाई पे है, कल भी चल ही रहा था और बाजार भी कोशिश कर रहा है धीरे धीरे करके, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अपने डैमेज को कंट्रोल करने की। खैर इंश्योरेंस को लेकर खबर ही आ रही है और मेरे रिपोर्टर के पास खबर है कि कोई एजेंट ओपन आर्किटेक्चर का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें एजेंट एक साथ कंपनीज के साथ टाई अप कर सकेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज इसका विरोध क्यों कर रही हैं? इंश्योरेंस का ही एक्सपर्ट्स हैं अनुराग शाह, वो आपको बता रहे हैं। हालांकि मेरे को लगता है उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आपको इससे क्या लेना देना, बट फिर भी सुन लेते हैं, हो सकता है आपके काम की चीज़ हो इसके अंदर। अनुराग जी जरा बताइए क्या खबर है ये एजेंट वाली? बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां LIC, ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है ओपन आर्किटेक्चर का, जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। और इन कंपनियों के द्वारा कहा गया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ओपन आर्किटेक्चर को लागू नहीं किया जाए। जिस तरह से ओपन आर्किटेक्चर इंडिविजुअल एजेंट्स का लागू होता है तो उसके बाद जो एजेंट्स है वो अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेच पाएंगे। अभी जो मौजूदा नियमों के अंतर्गत एक एजेंट जो है वो एक ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और एक ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेच पाते हैं। कंपनियों का मानना है कि मिस सेलिंग ओपन आर्किटेक्चर के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि एजेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा वो हाईएस्ट कमीशन वाला ही होगा। जरूरी नहीं है कि वो ग्राहक के लिए सबसे बेहतर प्रोडक्ट हो। इसके अलावा इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो एजेंट होंगे वो एक सेट ऑफ कस्टमर पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। और सबसे बड़ा जो फियर है इन कंपनियों का कि जो अगर 100% FDI जो बजट में प्रपोज की गई है और उसके बाद कोई विदेशी प्लेयर आता है और बढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है शायद एजेंट्स के बीच का अपना मामला है और ज़रूर इसको लेकर सॉल्व हो जाएगा ताकि बेटर सर्विसेज इंश्योरेंसेस में मिल पाए। इंपॉर्टेंट खबरों में से एक था बस एजेंट से ज़्यादा लेना देना है बजाय कंज्यूमर से लेने देने के। डन, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ और ट्रेड फाइंड आउट करने की। अब तो मेरे को लगता है आदित्य भी जुड़ गए होंगे हमारे साथ और आवाज़ क्लियर से आ रही होगी। आदित्य आवाज़ आ रही है ना आपको साफ? आप बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है डिम्पी जी। ठीक है, तो डन सर। फिर जरा 2-4 शेयर बताइए जरा, उनमें क्या करना है। थोड़ा BTST STBT के हिसाब से पूछ रहे हैं, आप बताते जाएंगे, लेवल्स वगैरह हम नोटिस करते जाएंगे। सर पहला जरा आप बताइएगा SRF, इसको BTST करना है कि बस बहुत हो गया, बहुत चल गया? देखिए अच्छा कैंडिडेट है, 3000 थोड़ा सा हर्डल की तरह एक्ट कर सकता है, बट यस पॉजिटिव कैंडिडेट लगता है। एक शेयर है विप्रो, इसको करना है सर?
आपकी आवाज ब्रेक हुई, रिपीट करेंगे? विप्रो विप्रो सर, विप्रो इसको करना है। विप्रो में देखिए पॉजिटिव आज क्लोजिंग आई है तो इसके साथ बढ़ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आईटी में ग्लोबली क्या होता है इससे काफी इसको असर पड़ता है। बट टेक्निकली अगर जाए तो पॉजिटिव लगता है। बीटीएससी के लिए मैं नहीं कहूंगा इसको जा सकते, बट पोजिशनल व्यू है तो बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, 2 शेयर धोनी से भी ले लेता हूँ बैक टू बैक, फिर उनको शायद जाना भी होगा। धोनी आप जरा 2 शेयर जरा चेक कर लो जल्दी जल्दी से। शॉर्ट्स के कैंडिडेट में आपसे पता करता हूँ मैं। सीमेंस ज़्यादा ही वीक है, 8% नीचे है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सीमेंस के अंदर जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओवरऑल इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट और बन सकती है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो है वो करीब 5000 के लेवल के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो हाँ, सीमेंस के अंदर अभी भी गिरावट बनी रह सकती है। इसके अंदर आप अगर एसटीबीटी करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा ऑन द हायर साइड। यहाँ पे 5410 का लेवल, 5410 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होता है तो यहाँ पे 5000 का टारगेट जो है वो सीमेंस के अंदर इजीली अचीव आ जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था ऐसे कि रियल एस्टेट को लेकर अनाउंसमेंट आएगी, आई भी है, ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट नहीं आई है। एक ही सिटी में 2 घर ले रहे हो तो उनकी वैल्यू नील कर दी गई, यानी कि जो पहले टैक्सेशन लगता था वो अब नील कर दिया। एक अच्छी रकम उनके पास बची। थोड़ा 12 लाख वाला टैक्स ये भी रियल एस्टेट में जाएगा घूम के पैसा। लेकिन हुडको को देख के ऐसा लगता नहीं है कि कुछ पॉजिटिव इसके लिए ठीक रहा होगा या इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी। एक बार दिखाओ हुडको का शेयर, आज ज़ोरदार शॉर्टिंग इसमें हो रही है। 37% के ओआई एडिशन, फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। नया नया पार्टिसिपेंट बना फ्यूचर्स का तो पिटाई जोरदार हुई। आज 8 से 9% नीचे। धोनी जरा चेक करना प्लीज़। बिल्कुल, यहाँ पे डिम्पी जी हुडको को अभी करंट लेवल से शॉर्ट करने की सलाह नहीं देंगे। अगर आप हुडको के काउंटर को ओवरऑल वीकली स्ट्रक्चर पे देखते हैं तो इट इज नियर अ सपोर्ट लेवल अराउंड 191 192 के लेवल के पास इसका एक जो सपोर्ट लेवल है वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं ऑन द लोअर साइड तो वापस से इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 178 के लेवल्स तक इसको ड्रैग करके लेके जाएगा नीचे की तरफ। तो हाल फिलहाल में इसके अंदर शॉर्ट ना करें, वेट एंड वॉच करें। कल के सेशन में ओपनिंग अगर यहाँ पे आपको आज के डेज लोज 191 के लेवल के नीचे देखने को मिलती है तो फर्दर इसके अंदर शॉर्टिंग कर सकते हैं। चलते चलते एक शेयर अपनी आप ट्रेडिंग कॉल में बता के जाओ आप। जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ से जो झुकाव बन रहा है तो यहाँ पे वीबीएल का काउंटर है। वीबीएल के काउंटर में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक यहाँ पे 4% की तेजी के साथ भी चल रहा है। करंट लेवल से अगर आप इसको बाय करते हैं तो ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस कल की सेशन तक आपको ऊपर की तरफ में यहाँ पे 610 का लेवल जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल यहाँ पे ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए तो 569 का लेवल बनता है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे। तो आप वरुण बेवरेजेस के अंदर बाय करके चल सकते हैं। डन मैम, देख के ऐसा लग ही रहा था कि डेज हाई पे बंद कर रहा है तो आपके ट्रेडिंग कॉल्स में होगा। मैंने देखा है कई बार आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऐसे पकड़ते हैं जो ऑलमोस्ट डेज हाई पे जा रहे हो, वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहे हो, पैटर्न ब्रेकआउट कर रहे हो, आप टिपिकली इसको बीटीएसटी में कन्वर्ट करते हो। 4.5% ऊपर है शेयर। कंजम्पशन का हिस्सा ये भी है, पैसे बचेंगे तो कुछ ना कुछ इनका माल भी बढ़ेगा। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। धोनी, अगर आपको जाना है तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई डिस्क्लोजर है? कोई डिस्क्लोजर दोगे आप? जी बिल्कुल, जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस करे हैं उनमें स्टॉक्स को क्लाइंट्स को रिकमेंड करा गया है, मेरी पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आदित्य होंगे, पंकज पांडे हैं, उन दोनों से बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। पिछले आधे घंटे से अगर बात करें तो बाजार स्थिर है, हालांकि गिरावट है निफ्टी में 125 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 300 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में भी कोई खास चेंजेस नहीं है, ना ही स्टॉक्स में ऐसी कोई हम उठापटक देख रहे हैं। जो गिर रहे हुए थे वो गिरावट मेंटेन कर रहे हैं और जहां पर तेजी थी वहां पर तेजी बरकरार है। लेकिन 3:17 हो गए हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, आदित्य अरोड़ा हैं, और एक और एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए आज बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। आदित्य, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए, बीटीएसटी और एसटीबीटी मौके कहां पर हैं आपके हिसाब से? देखिए, वोल्टास में काफी बेहतरीन तेजी चल रही है 2-3 दिन से। 2 दिन से खासकर मुझे लगता है यहाँ पे एक और दिन का अपसाइड शायद हो सकता है। 14,000 का बैरियर इस स्टॉक ने ब्रेक किया है जो एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इसको बाय किया जा सकता है 1402 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1402 से लेके 1404 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1350 का, और ऊपर की साइड टारगेट रहेंगे 1450 से लेके 1470 के।
ठीक है, 1350 का स्टॉप लॉस, 1470 की टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये ठीक लग रहा है वोल्टास का शेयर। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल वाले शेयरों में तेजी थोड़ी सी बड़ी है। हालांकि शुरुआती जो तेजी थी उसके हिसाब से तो प्रदर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूती है। एसआरएफ देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, यूपीएल देखिए, करीब 4% के आसपास के गेंस आपको दिखेंगे। नवीन फ्लोरिन में करीब 1% के आसपास की बढ़त है। ये तेजी क्यों है? क्या इसका चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, क्या ये उसका असर है? क्या उसका बेनिफिट हो रहा है? ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्यों गर्मी है लगातार इन केमिकल शेयरों में? जी बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स पे जो है नज़र रखिएगा। जो आज के ट्रेड में जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, याद रखिए पीआई इंडस्ट्रीज़, यूपीएल, नवीन फ्लोराइन और एसआरएफ में आज तेज़ी देखने मिल रही है। कुछ अहम रीजंस भी है जिसके कारण जो है इन स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। सबसे पहला रीज़न है कि केमिकल कंपनीज को बेनिफिट देखने मिल सकता है। जिस तरह यूएस ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे 10% का टैरिफ भी अनाउंस किया है। इसके अलावा जो है याद रखिए जो रेफ्रिजरेंट गैस प्राइजेज़ है वो यूएस में लगभग 7 से लेकर 10% तक बढ़ सकता है। जिस तरह अच्छी डिमांड आ रही है और चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे कर्व लग रहा है, इसके कारण एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन जैसे स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकती है। एग्रोकेमिकल की भी बात करें तो यूएस भारत के जो रिलेशंस के कारण जो है B2C कंपनीज़ को जो है अच्छी फ़ायदा देखने मिल सकता है, एनालिस्ट कह रहे हैं, और जो अच्छी बिजनेस है इस साल देखने मिल सकती है। तीसरी तिमाही के नतीजे की भी बात करें तो यूपीएल के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए। एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन थोड़े दिन पहले नतीजे आए थे जहां पे उनके जो रेफ्रिजरेंट बिजनेस है वहां पे भरपूर अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली और एबिटा बीट जो है इन स्टॉक्स में देखने मिला। और आज सुबह भी जो है इन्वेस्टेक ने अपग्रेड कर दिया यूपीएल को। पहले ये रेटिंग थी सेल, अब कर दिया है बाई। टारगेट प्राइस लेकिन देखिए बड़ा हो गया है, 450 रुपये से बढ़ के 700 रुपये प्रति शेयर हो गया है। कुछ अहम रीजंस भी है, जिस तरह चौथे तिमाही में केमिकल स्पेस में जो है अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर देखने आती है। इसको लिस्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड्स की बात करें तो वो स्टेबल है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई केमिकल कंपनी को ट्रैक करते हैं। डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। वही एग्रोकेमिकल स्पेस की बात करें तो B2C कंपनीज़ के लिए जो एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। और आखिर में जो बड़ा स्ट्रक्चरल थीम या चेंज है वो है आपका चाइना +1 थीम। उसके कारण ऑफकोर्स भारत के केमिकल शेयर्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। अगर हम बात करें एक साल के रिटर्न का तो उतना ज़्यादा रिटर्न पीआई इंडस्ट्रीज़ नहीं दिया है, सिर्फ 11% दिया है। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े से चीपर साइड में है, ऑलमोस्ट 29 टाइम्स आपके 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो में। लेकिन वही एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन में तेज़ी आई है। एक साल में 28 से लेकर 31% तक का रिटर्न जो है निवेशकों को दिया है। और यूपीएल की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 38% का गेंस देखने मिला है। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट अपग्रेड भी आज देखने आई है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन सस्ते हैं। ओनली 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे चल रहा है स्टॉक। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन से वैल्यूएशन सस्ते हैं, डिमांड अच्छी है, घरेलू डिमांड की अगर हम बात करें तो, और ट्रेड वॉर के चलते चीन और अमेरिका के बीच जो भारत की केमिकल कंपनीज है इनके लिए अमेरिका मौके बनेंगे। तो मल्टीपल रीजंस हैं इन कंपनीज के लिए। एक राय जरा पंकज सर से लेते हैं। पंकज जी, केमिकल शेयर हम देखते हैं कि रह रह के गर्मी आती है और फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, मतलब एक सिक्लिकल नेचर वाले स्टॉक्स बन जाते हैं कभी कभी। आप जरा बताइए कि ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, और इस स्पेस में अगर किसी को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेना हो तो आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? देखिए, केमिकल स्पेस में काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। जैसे कि अभी 2-3 रिजल्ट्स का मैं बात करूं, आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स ओके थे, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कहना है कि अगर ये चाइना +1 फैक्टर प्ले आउट होता है तो कुछ कैटेगरी में उनको फायदा हो सकता है, बट कुछ में पॉसिबिलिटी है कि चाइना डंप करेगा एंड उसकी वजह से इनको नुकसान भी हो सकता है। तो वहां पर ट्रेजेक्टरी बहुत क्लियर नहीं है। बट जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है नियोजन केमिकल्स, ये बैटरी केमिकल्स में काफी अच्छा खासा कैपेक्स कर रही है, 1400-1500 करोड़। आई थिंक ये कंपनी ओवरऑल अच्छी लगती है, क्योंकि डोमेस्टिकली काफी एक्सपेक्टेशन है कि जो पूरा वैल्यू चेन है वो बेहतर बन के आएगा। सरकार का ध्यान भी है। सिमिलरली एक विनती ऑर्गेनिक्स है, इसके नंबर्स अच्छे थे। अगेन मैनेजमेंट 20% ग्रोथ का बात कर रहा है और 25 से 30% मार्जिन का बात कर रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक केमिकल स्पेस में जैसे एक फ्लोरीन बेस्ड जो केमिस्ट्री वाले प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बेस्ड केमिस्ट्री के जो यूसेजेस हैं वो थोड़े ज्यादा बेटर हो रहे हैं और उनके इफेक्टिवनेस ज्यादा बेटर रहती है। तो चाहे वो नवीन फ्लोरीन हो गए या बाकी हो गए, वो अच्छे लगते हैं। बाकी केमिकल स्पेस में आई थिंक सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैंकेट बेसिस में आप हर कंपनी को चाइना +1 का बेनिफिशियरी मान नहीं सकते। हो सकता है किसी सेगमेंट में उनको फायदा हो, बट किसी सेगमेंट में हो सकता है उनको बड़ा नुकसान भी हो जाए, बिकॉज चाइना इज नोन फॉर कि वो रेगुलरली रह रहे के वो डंपिंग करते हैं और सेगमेंट को खराब करते हैं। तो इसीलिए केमिकल में बहुत स्ट्रक्चरल व्यू लेना बहुत मुश्किल है।
तो सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो कुछ एक सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। वैसे सेलेक्टिव आपको प्री बजट भी होना चाहिए था, पोस्ट बजट तो और सेलेक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास बजट नोट है पूरा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास अभी भी ट्रिगर ख़त्म नहीं हुआ, वो आरबीआई की पॉलिसी, और साथ साथ ही कुछ हद तक डाइजेशन होने की कोशिश हो रही है मार्केट के अंदर। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक टैरिफ फंड को और साथ ही दिस वन रुपए की वीकनेस को, इन दोनों को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट एनी हाउ कुछ ट्रेड और पता कर लेते हैं, लास्ट में 3-4 मिनट ही रह गए। वैसे मेरी इच्छा नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं पूछने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन अभी क्या है ना, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो मिस ना हो जाएं, इसलिए पता कर लेता हूँ। आदित्य जरा देख दो, शॉर्ट चेक करो तो, जहाँ पे थोड़ी आज वीकनेस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स कितना टूटेगा? देखिए स्टॉक वीक लग रहा है, एक बार अपना नया लो टेस्ट कर सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 3530, और मुझे लगता है कि ये जो इसके नीचे के स्विंग लोज है 3485, एक बार वो टेस्ट कर सकता है। तो अभी हल्की फुल्की और बिकवाली इधर शायद बाकी है, और सेलर्स काफी वॉल्यूम के साथ बेच रहे हैं, तो इधर अभी थोड़ा सा नीचे लेवल्स का वेट करें। ठीक है, थोड़ा निचले स्तर का वेट करना। अभी भी एचएल हम देख रहे हैं कि 6.5% के आसपास की गिरावट बनती हुई दिख रही है। अब वोडाफोन आइडिया, वैसे तो देखिए 10 रुपये से नीचे वाला शेयर हम उसको पेनी स्टॉक कहते हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया चूंकि वायदा बाजार का भी हिस्सा है, इससे चर्चा होती रहती है। बीच बीच में कुछ अच्छी खबरें आती हैं तो 1-2 दिन की तेजी बनती है, लेकिन फिर से वही घूम फिर के स्टॉक नीचे आ जाता है। 9 रुपये का भाव है, आज 6% के आसपास की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया, पंकज जी आपकी रीडिंग क्या कहती है? वोडाफोन आइडिया में अगर मान लीजिए कोई अगर बना रहे तो क्यों बना रहे हैं, हम अपना समय क्यों जाया करें? बेहतर विकल्प है टेलीकॉम में? आई थिंक देखिए, अगर पिछले 4-5 साल में देखें, टेलीकॉम का जो टैरिफ हाइक था 20-25% था, फिर 15% हुआ, फिर आगे जाके 13-14% होगा, और एक जो हाइक पेंडिंग है वो करीब 10% हो गई। इससे होगा क्या कि जो मजबूत कंपनियां, चाहे वो से फॉर एग्जांपल जियो हो गया या फिर भारतीय एयरटेल हो गया, उनकी जो रोस्ट प्रोफाइल है करीब 17-18% हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से वोडाफोन को सरवाइव करने के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिलीवर करने के लिए और बड़ी टैरिफ हाइक होनी पड़ेगी, जिसकी उम्मीदें मैं ज्यादा नहीं लगाता। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास में बेहतर कंपनीज हैं टेलीकॉम में प्ले करने के लिए। मेरे पास में इसका फंडामेंटल जस्टिफिकेशन नहीं कि कहाँ से ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन होगा, अनलेस की जो फ्यूचर हाइक है वो 10% से ज्यादा होगी, तभी कुछ बात हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपके पास में बेहतर विकल्प। पंकज सर, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आदित्य, ट्रेड तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन डीवीएस के शेयर पर व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर डे हाई के आसपास ही और 5.5% की तेजी बनी है। 6,000 रुपए के आसपास का भाव हो गया है, क्योंकि इसके नतीजे अच्छा हैं। प्रॉफिट में करीब 65% के आसपास की ग्रोथ है, रेवेन्यू करीब 25% बढ़ी है, तो सॉलिड नंबर। और अभी हम मैनेजमेंट की कॉन कॉल एक चल रही थी, उसके जो टेकअवेज आ रहे थे वो भी काफी एनकरेजिंग दिख रहे थे। चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है आपको शेयर ये? देखिए चार्ट पे अच्छा दिखाई दे रहा है स्टॉक, बट काफी लंबी चौड़ी दौड़ लगा चुका है। आज के लोज से कुछ 5,500 और ऑलमोस्ट अभी 5,920 पहुंच चुका है, और 6,000 का कॉल राइटर थोड़ा सा हैवी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया। बट एज स्टॉक अपने रेजिस्टेंस जोन को छूने जा रहा है, तो अभी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे बनाया जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट्स टेकन। बाजार बंद होने को है, सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया, तो इसलिए मैं जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, और आपके सामने जरा लेवल्स रखता हूँ मैं। 125.26 पॉइंट के आसपास की ही गिरावट के साथ निफ्टी बंद होगा। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखा रहे तो ऑलमोस्ट डेज हाई है। वैसे देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल है, वैसे देखा जाए तो आज 125 पॉइंट नीचे है कल के मुकाबले। लेकिन क्या रुपए की वीकनेस और टैरिफ अगली बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि अभी टैरिफ का पता नहीं कभी और आएगा नहीं आएगा। चलो मैं उसको इग्नोर भी मार देता हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन रुपया स्ट्रॉन्ग कैसे होगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, और ना ही मेरे पास कोई पुख्ता इसकी कोई जानकारी है, ना ही मेरे को पुख्ता किसी एक्सपर्ट से बातचीत करके इसका कोई आइडिया लगा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार जो आरबीआई की बैठक होगी उसके अंदर डॉलर रुपये इक्वेशंस को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, शायद वहाँ से कुछ आ जाए। ठीक है,
एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, थोड़ा लीडरशिप की, जैसे मैंने कहा कि आज भी मार्केट के अंदर मेरे को कमी दिखी, चर्निंग हो रही है बट लीडरशिप एब्सेंट है। लीडरशिप का मतलब होता है कि कम से कम 5 से 6 शेयर्स जो निफ्टी की मोर देन 30 to 40% वेटेज रखें, उन सब के साथ कंबाइन एफर्ट्स दिखे, वो नहीं है। जैसे अगर आप सेक्टोरली देख रहे होगे, आज आईटी के अंदर पुल बैक आया, निफ्टी फार्मा के अंदर पुल बैक दिखा आपको। क्यों दिखा? रुपये की कमज़ोरी, ये दोनों एक्सपोर्ट हैं, इनका कमज़ोरी का बेनिफिट आता है, विंडफॉल गेन दिखाइए, जरा दोनों हरे में दिखेंगे। और ज़्यादातर सेक्टर्स जैसे कि कैपिटल गुड्स का, जैसे कि पीएसयूज का, जैसे कि मेटल्स का, ये शेयर्स ज़्यादातर आपको कमज़ोर दिखेंगे। और यही हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि रुपये की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है टैरिफ से। टैरिफ की इम्पोर्टेंस इतनी है, रुपये की इम्पोर्टेंस है। 280 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हो रहा है। 49,000 बचा लिया, उसने 23,300 बचा लिया, तो दोनों ने आज अच्छा काम इस लिहाज से किया। एडवांस डिक्लाइन की रेशो थोड़ी ख़राब बंद हुई है। मिड कैप का परसेंटेज लॉस ज़्यादा है आज, और स्मॉल कैप का तो और ज़्यादा है, करीब 2.2% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब भी बाजार गिरेगा, जो हाई बीटा वाले स्टॉक्स हैं उनमें रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा और अब पिटेंगे भी ज़्यादा। कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत आपको बड़े शेयरों में दिखेगा, जैसे कि आज सेक्टर्स के बड़े शेयर्स दिखेंगे तो कंसोलिडेशन दिखेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखेगा, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं दिखेगा। ठीक है, कल की तैयारी फिर कल के हिसाब से देखेंगे अभी और क्या करनी है। मेरे को लगता है जैसे हमने आज पूरा दिन दिया है, किसी तरह का कोई एग्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत कल का सेशन और क्लैरिटी ले आएगा, फिर आप एक बार आरबीआई की पॉलिसी का भी इंतज़ार कर लीजिएगा, फिर एक शायद बड़ा मूव मिल जाए अगर आधे % का रेट कट आता है तो। आदित्य बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पंकज आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकता है। अगला कार्यक्रम है कल की तैयारी। नमस्कार।